वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट में वकला चैम्बर का रखा संगे बुनियाद। 9.8 करोड़ की लागत से बनेगी ये नई इमारत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब। थैंक यू। मुन्ना, मुन्ना मम्मा, मुन्ना। 6 महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी न सुन पाए। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। धन धान्य से परिपूर्ण सब, कदापि न कोई संघर्ष हो। आदान हो, प्रदान हो और सुविचार विमर्श हो। मान भी सम्मान भी, चौं ओर हर्ष यश हो। निरोग हो अब हम सभी, कुछ ऐसा ये नववर्ष हो, कुछ ऐसा ये नववर्ष हो। नववर्ष के पावन अवसर पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहन भाइयों, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे किसान बहन भाई धन धान्य से परिपूर्ण रहें, और यह तभी संभव है जब उनकी पैदावार अच्छी हो। और पैदावार तभी अच्छी होगी जब फसलों का सामयिक प्रबंधन बहुत अच्छे से और वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं गेहूं की फसल में सामयिक प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं चंद्रभान गुप्त, कृषि महाविद्यालय बक्सी का तालाब लखनऊ के सह प्राध्यापक डॉक्टर गुरुप्रीत सिंह जी। डॉक्टर साहब, नववर्ष के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी कृषक भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गेहूं की फसल का आर्थिक दृष्टि से हमारे किसान बहन भाइयों के लिए क्या महत्व है? आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से अगर हमारे किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, और अगर हमारे किसान धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे तो हमारा देश भी धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। गेहूं हमारी रबी में उगाई जाने वाली फसलों में, खाद्यान्न फसलों में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रबी में गेहूं की फसल हमारे लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हमारी गेहूं की फसल पूरे भारतवर्ष में उगाई जाती है। 96 मिलियन टन उत्पादन हमारे गेहूं से मिलता है। अगर हम 300 मिलियन टन उत्पादन खाद्यान्न का है तो गेहूं का स्थान लगभग 96 मिलियन टन। आप समझ सकते हैं कि गेहूं कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हमारी खाने की थाली में गेहूं की रोटी ना हो तो वह खाना पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए गेहूं का बहुत अधिक महत्व है। जहां उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश उत्पादन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे आता है। ये बहुत ही हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। साथ ही साथ किसान भाइयों, उत्पादन में तो हम प्रथम स्थान पे हैं ही हैं, साथ ही साथ क्षेत्रफल में भी हम प्रथम स्थान पे हैं। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकतर किसान गेहूं की फसल को अवश्य लेते हैं। उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो उत्पादकता के मामले में हमारे भारतवर्ष में पंजाब प्रथम स्थान पे है। डॉक्टर साहब, अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस समय हमारी गेहूं की फसल खेतों में किस तरह की है, उसकी क्या स्थिति है? अगर वर्तमान में हम गेहूं की स्थिति की बात करें
तो जिन किसान भाइयों ने बिल्कुल समय से बुआई कर ली होगी उनकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की होगी, और जिन किसान भाइयों ने विलंब से बुआई करी होगी उनकी फसल जो है वो 21 से 25 दिन की होगी। दोनों ही अवस्थाएं यानी कि 40 से 45 दिन यानी कि दूसरी सिंचाई की अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है, कल्ले निकल रहे होंगे, किसान भाई ध्यान रखेंगे, पानी लगने की अवस्था है। और जिन किसान भाइयों ने विलंब से बुआई करी है यानी 20 से 25 दिन की फसल है, उन किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है यानी कि पहली सिंचाई, जिसको हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। यह अवश्य पानी जरूर देना पड़ता है ताकि हमारे अधिक से अधिक यानी कि रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, जड़ें हमारी परिवर्तित हो रही होती हैं। इस समय अगर हम पानी नहीं दे पाते हैं तो हमारी उत्पादकता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बहन भाई समय से बुआई नहीं कर पाए हैं, तो क्या गेहूं की कुछ ऐसी पचेती किस्में भी हैं जिनकी बुआई वो इस समय कर सकते हैं? वैसे तो ज्यादातर किसानों ने गेहूं की बुआई कर ली होगी, लेकिन हो सकता है कुछ किसानों ने अभी न बुआई करी हो। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, विलंब का कारण यही होता है, अगर बासमती धान वगैरह किसान ने लिया है खरीफ की ऋतु में तो खेत खाली नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको अति विलंब से बोने जाने वाली किस्मों का ही चयन करना होगा। किसान भाइयों ध्यान रखना है, अति विलंब से बोई जाने वाली कई किस्में हैं, जैसे आपका यूपी 24-25 है, हलना है, लोकवन है। आप बुआई करें, साथ ही साथ बीज दर को थोड़ा सा बढ़ा लें। जैसा हम जानते हैं लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं की बुआई करी जाती है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं और आप विलंब है तो ऐसे में हमारा रात का तापक्रम या तापक्रम काफी कम हो जाता है। तो तापक्रम के कम हो जाने की वजह से हमारे जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। हमको अगर इस चीज को अवॉइड करना है तो हमें अपनी बीज दर को बढ़ाना होगा। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा लगभग 125 किलो 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर रखें, तो हमारा जो भी वर्तमान में जो तापक्रम कम हो गया है, जिससे वानस्पतिक वृद्धि को विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे अंकुरण को विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, उस प्रभाव को हम बीज दर को बढ़ा के कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान बहन भाई गेहूं की फसल की देखभाल बुआई के उपरांत किस तरह से करें ताकि उत्पादन अच्छा हो? जिन किसान भाइयों ने समय रहते बुआई कर ली है या विलंब के साथ बुआई करी है, अब उनको फसल की देखभाल करने का उचित समय है। अगर इस समय अगर वे फसल की ठीक से देखभाल कर ले जाएंगे और फसल की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। यहाँ पर हम 3 मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे, यानी कि हमको सिंचाई प्रबंधन की बात करनी होगी, साथ ही साथ हमको पोषण तत्व और उर्वरक प्रबंधन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमको खरपतवार प्रबंधन की बात करनी पड़ेगी। इन तीनों ही प्रबंधन पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो निश्चित रूप से हमको बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त होने वाला है। डॉक्टर साहब, मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान बहन भाइयों को अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कब करनी है और किस तरह से करनी है? सबसे महत्वपूर्ण हमारा सिंचाई प्रबंधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसानों को गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की संस्तुति की जाती है। हालांकि यह संभव नहीं हो पाता है। कई बार हमारे किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं और वह वर्षा आधारित खेती करते हैं। उनके लिए भी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो हमें कितनी सिंचाई, वैसे तो 6 सिंचाई की बात करी जाती है। यानी पहली सिंचाई जो है वह हमारी जो है क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जड़ें जब रूपांतरित हो रही होती हैं। दूसरी सिंचाई आप जब कल्ला निकलते समय करते हैं। तीसरी सिंचाई आपकी जब आपका पेनिकल इनिशिएशन हो रहा होता है। इस प्रकार से आपकी सभी सिंचाई आपकी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के अगर सिंचाई उपलब्ध नहीं है तो मैं कहूँगा अगर एक सिंचाई किसान के पास उपलब्ध है तो आपसे मैं कहूँगा कि जो क्राउन रूट इनिशिएशन है वह अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था पे अवश्य पानी लगा दीजिए ताकि हमारी जड़ें जो है रूपांतरित हो रही हैं। तो क्रांतिक रूट अवस्था जो कि लगभग 21 से 25 दिन की अवस्था होती है, इस अवस्था पे आप पानी अवश्य लगा दें। जिन किसान भाइयों के पास 2 पानी की उपलब्धता है तो वह क्रांतिक रूट यानी कि पहली जो क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था है और दूसरी जो है आपकी वह आपका दूधिया अवस्था, इन 2 अवस्थाओं पे पानी अवश्य लगाएं ताकि आपके उत्पादन पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जिन किसान भाइयों के पास 3 पानी उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 पानी है तो आप क्राउन रूट इनिशिएशन कर सकते हैं, दूधिया अवस्था कर सकते हैं, और तीसरा जो है आपका दूधिया अवस्था से एक
पूर्व की अवस्था होती है, जिसको हम लोग पैनिकल इनिशिएशन कहते हैं, या बाली निकलने की अवस्था होती है। तो ये 3 अवस्थाओं पे अगर हमारे किसान भाई सिंचाई कर दें तो हमारा उत्पादन बढ़ने वाला है और उसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरकों का उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो गेहूं की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान बहन भाइयों को किस तरह से करना चाहिए? उर्वरक प्रबंधन को, जैसा हमें सभी पता है कि गेहूं की एक फसल है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो अगर जिंक और सल्फर भी अगर किसान भाई डालते हैं तो इसका लाभ मिलता है। सर्वप्रथम मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की अगर बात करूं तो 120, 60 और 40 के अनुपात में किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन चूंकि मोबाइल होता है काफी, तो नाइट्रोजन को हम टुकड़ों में देते हैं। जैसा आप जानते हैं, फास्फोरस और पोटाश को जिस समय खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, पूर्ण रूप से 60 किलो और 40 किलो आप पोटाश जब खेत की तैयारी कर रहे थे तभी आप अच्छे प्रकार से मिला दें और मिट्टी पलटने वाले हल से आप उसको मृदा में अच्छी तरीके से मिला दें। लेकिन जहां तक नाइट्रोजन की बात करी जाती है तो नाइट्रोजन हमारे दो स्प्लिट में दिया जाता है, 2 टुकड़ों में दिया जाता है। एक हम बेसल डोज दे सकते हैं और दूसरा जो है प्रथम पानी, यानी कि जैसे मैंने बताया था 21 से 25 दिन में प्रथम पानी लगना है, उसके पश्चात देना है। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, पानी लगने के साथ ही आपको नाइट्रोजन जो कि आप यूरिया के फॉर्म पे देते हैं नहीं देना है। आपको यूरिया जो है काफ़ी मोबाइल होता है और लीचिंग काफ़ी हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ वोलेटिलाइजेशन भी हो सकता है, यानी कि आकाश में भी हवा बन के, गैस बन के भी हमारी नाइट्रोजन की हानि हो जाती है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा किसानों को कि सिंचाई करने के बाद जब हमारे पैरों पे मिट्टी चिपके ना, यानी कि कहना चाहिए कि मिट्टी जब नहीं चिपक रही है, थोड़ी सूखी हो गई है, तब यानी 5 से 6 दिन के उपरांत ही यूरिया का प्रयोग करें। अगर आप तुरंत सिंचाई के तुरंत ही अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी यूरिया जो है वो लीचिंग के द्वारा लॉस हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो किस तरह के गेहूं की फसल में खरपतवार हो सकते हैं और उन पर नियंत्रण किस तरह से किया जाए? खरपतवार के मामले में मैं कहूँगा खरपतवार का प्रबंधन बहुत अति आवश्यक है। अगर हमने खरपतवार का प्रबंधन नहीं किया तो हमारा उत्पादन तो घटेगा ही, साथ में जो भी हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और तमाम जो सिंचाइयाँ करी हैं वह खरपतवार के द्वारा यूज हो जाएंगी। लगभग खरपतवार के द्वारा 10 से 80% तक हमारा जो नुकसान है वही खरपतवार कर सकते हैं। तो रबी की ऋतु में जो खरपतवार हैं, जैसे गेहूं का मामा है, ये बहुत अधिक हमारा गेहूं का नुकसान पहुंचाता है। हिरनखुरी है, आपका कृष्ण नील है और बथुआ है। इन खरपतवारों का नियंत्रण अगर आपने नहीं किया तो आपके उत्पादन में आपको निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए मैं कहूँगा किसान भाइयों, अगर आपने पराली का प्रबंधन किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पराली एक ऐसी चीज़ है जो खरपतवार को ज़्यादा जमने नहीं देती है। इसीलिए किसान भाइयों, मैं आपसे ये भी विनती करना चाहूँगा कि पराली का प्रबंधन करिए। पराली यानी कि धान के अवशेष को कभी भी खेत पे मत जलाइए, क्योंकि धान का फसल अवशेष अगर आपने जला दिया है तो जो आप रासायनिक प्रबंधन करने वाले हैं उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। मैं पेंडिमिथिलिन की बात कर रहा हूँ जो प्री इमरजेंस आप यूज़ करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने हैप्पी सीडर की मदद से आपने बुआई करी है धान की खेती के बाद गेहूं की, तो हैप्पी सीडर की मदद से आपने अगर करी है तो आपके खेत में खरपतवार का उतना प्रकोप नहीं होने वाला है। जमाव से पूर्व ही बुआई के दिन ही या उसके अगले दिन। और पेंडिमिथिलिन के छिड़काव में उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा होगा कि पीछे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने पूरे खेत में पेंडिमिथिलिन का छिड़काव किया था, ताकि अगर पेंडिमिथिलिन का तो 20 से 25 दिन तो खरपतवार उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों ने पेंडिमिथिलिन का छिड़काव नहीं किया था तो इस समय वह काफ़ी दुविधा में होंगे और कहीं एक कंपटीशन का माहौल होगा और खरपतवार जो भी पोषण तत्व हैं, जो भी आपने फर्टिलाइजर उर्वरक दिया है वह खींच रहे होंगे, तो इनका कंट्रोल अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारे गेहूं की फसल रोग अथवा कीटों से भी प्रभावित होती है, तो किस तरह के रोग अथवा कीटों की होने की संभावना रहती है और उन पर नियंत्रण हमारे किसान बहन भाई कैसे कर सकते हैं?
कीटों के बारे में बात करें तो माहू एक ऐसा कीट है जो गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है और गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उनका रस चूसने लगता है। तो गेहूं के इस माहू से निजात प्राप्त करने के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर वह ज़्यादा माहू नहीं है तो ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचें, क्योंकि हमारे खेतों में कॉक्सिनेला नाम का एक कीट होता है जो मित्र कीट होता है। मित्र कीट अपने आप इस माहू को यानी कि नियंत्रित कर सकता है। अगर आपने रासायनों का छिड़काव कर दिया तो हमारे मित्र कीट की भी मृत्यु हो जाती है। तो किसान भाइयों, माहू की उपस्थिति में आप रासायनों का तभी प्रयोग करें जब बहुत बुरी तरीके से माहू आ चुका हो, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें, अपने आप नियंत्रित हो जाएगा और आपकी जो लागत है वह भी कम रहेगी। रोगों की अगर बात करूं तो गेहूं में अभी आपको ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट यानी कि काला, भूरा और पीला जो आपका रतुआ रोग है ये बहुत रूप से प्रभावित करता है। लेकिन अब तो ऐसी कई किस्में आ गई हैं जिन किस्मों से आप ये रोग रोधी किस्में हैं ना, तो जो हमारे तने पे लगने वाला जो काला ब्लैक रस्ट है, और तो इनका भी अगर आप कुछ नियंत्रण, वैसे तो रोग रोधी किस्में हैं जिससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपने रोग रोधी किस्मों का ही चयन किया होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको ब्लैक रस्ट वगैरह दिख रहा है या आपको येलो रस्ट आपके खेतों में दिख रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि मैंकोजैब का आप छिड़काव कर सकते हैं। और ये लगभग जो है जिनेब या मैंकोजैब का आप छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपनी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे किसान बहन भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं अंत में उन किसान भाइयों को जरूर कुछ कहना चाहूंगा जो किसान भाई हमारे गेहूं का बीज उत्पादन कर रहे हैं। बीज उत्पादन वाले किसानों को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। मैंने बताया जैसे सिंचाई का भी उनको ध्यान रखना है, साथ ही साथ सभी क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई अवश्य करनी है। आपको फर्टिलाइजर का भी भरपूर उपयोग करना है। अगर आपने सल्फर और जिंक का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से जो हमारा दाना है वो काफ़ी चमक के साथ हमारा चमकीला दाना होता है। और मैं अतिरिक्त ध्यान ये दिलाना चाहूँगा पृथक्करण दूरी का। हमारे किसान जानते हैं, जो किसान भाई बीज उत्पादन के लिए गेहूं की खेती कर रहे हैं, 3 मीटर पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है। किसान भाई 3 मीटर के लिए मैं कहना चाहूँगा आपको छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आप मेड़ से 3 मीटर तक का जो गेहूं है उसकी अलग से कटाई कर लें और उसको अनाज के तौर पे प्रयोग करें। बाद का जो 3 मीटर के बाद का जो खेत है उसको बीज के तौर पे प्रयोग करें। आज अगर बीज के तौर पे हमारा किसान जो है गेहूं की खेती कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से अतिरिक्त लाभ मिल रहा है और मुनाफा कमा रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इन सभी बातों को ध्यान से समझें और गेहूं की खेती करके अतिरिक्त लाभ कमाएं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें गेहूं की फसल में सामयिक प्रबंधन किस तरह से करना है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर अमल करेंगे हम तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बहनों भाइयों, नव वर्ष के अवसर पर हमें एक और संकल्प करना है, वो भी कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, एवं जब तक न मिले दवाई तब तक बिल्कुल न बरतें ढिलाई। यह संकल्प अगर हम ले लेंगे तो इस संक्रमण से हम बचे रहेंगे। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश,
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी। सरजमीने लखनऊ की आबो हवा, यहाँ के फजाओं की दिलशाद महक, माटी की तासीर और जुबान की शीरीनी ही कुछ ऐसी है कि जो एक बार लखनऊ का दीदार कर लेता है, यहाँ की यादें उसका सरमाया हो जाती हैं। लखनऊ नवाबों का, कबाबों का, हुस्नो इश्क का, अदबो फन का, तहजीबो रवायत का शहर तो है ही, ये इमामबाड़ों और बागों का गुलदस्ता भी है। अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति की, तो 1857 के साथ साथ सिकंदर बाग का जिक्र बेसाख्ता आ ही जाता है। हालांकि सिकंदर बाग आखिरी ताजदारे अवध नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम सिकंदर महल के लिए बनवाया था, लेकिन सन 1857 में अपने प्यारे लखनऊ के लिए हजारों जाबाजों ने फिरंगी फौजों से लड़ते हुए कुर्बानियां दी और तारीख में अपना नाम दर्ज करवा गए। लखनऊ की इमारतों में छतर मंजिल पैलेस का मर्तबा भी आला है। छतर मंजिल पैलेस की तामीर बादशाह गाजीउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर ने करवाई थी। दरियाए गोमती के किनारों की शान बढ़ाने वाली इस इमारत को